तो प्रिय छात्रों और छात्राओं, आज आपका साइंस का पहला लेक्चर हो रहा है, जिसमें अभी तक मैंने मैथ्स हम लोगों ने शुरू किया है और हम लोग रियल नंबर के लगभग 80% कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है। थोड़ा सा जो भी कॉन्सेप्ट बचे हैं, 1-2 लेक्चर और आएंगे, उसमें से आपका रियल नंबर पूरा 100% फिनिश होगा। 100% मेरा कहने का मतलब है उसके बाद से आपका रियल नंबर में ना आपका एमसीक्यू छूटेगा, ना ऑब्जेक्टिव छूटेगा, ना सब्जेक्टिव। जो भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट है, आपने उसको रटा नहीं है। दूसरा चीज़, एक उसका एमसीक्यू का भी सीरीज आने वाला है, तो उसको आपको बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस कराया जाएगा, क्योंकि देखो प्रैक्टिस जरूरी होता है। आप समझते हो कि मानता हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अलग बात है। जब उसका और थोड़ा सा क्वेश्चन लगा लेते हैं, क्वेश्चन उसका बना देख लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं, तो आपका 100% कॉन्फिडेंस आता है आपको क्वेश्चन करना क्या है। तो बात करते हैं आज की वीडियो में, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम आपको बता दिए थे पहले ऑफलाइन में कि आपको नोटिफिकेशन दिया गया था कि आपका साइंस का लेक्चर आएगा। साइंस में मैंने आपको पार्टिकुलर बता दिया था कि पार्टिकुलर आपका केमिस्ट्री से आने वाला है लेक्चर, क्योंकि एनसीईआरटी में देखिएगा तो पहले लेक्चर में पहले केमिस्ट्री का ही बुक दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ केमिस्ट्री ही पढ़ना है। हमको सारे देखिए, अभी हम लोग कोशिश करेंगे, मेरा पूरा टारगेट रहेगा इस बार ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में, कि आपको पूरा समय समय पर आपका पूरा सिलेबस मतलब अपडेट होता रहे। तो उसको मैंने सिलेबस में देखा, तो पहले आपको केमिस्ट्री का एक चैप्टर कराते हैं, फिर आपको बायो में एक चैप्टर, फिर फिजिक्स में एक चैप्टर, अब जल्दी जल्दी कराएंगे हम। और साइंस में जो मैथमेटिक्स चल रहा है अपना, उसको धीरे धीरे चलते रहेगा। उसमें हम आपको अभी पोलिनोमियल ये सब पढ़ा के फिर आपको ले चलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। उसके बाद एपी यूपी अभी नहीं पढ़ना है, वो दूसरे सेशन में पूछा जाएगा आपको एग्जाम में। अभी हम फर्स्ट टर्म का एग्जाम आपका होने वाला है 10th का, जो भी आपसे 3 महीने में 3 आपको एग्जाम यहाँ देने हैं, तो उसको अभी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। और आपको स्कूल के जितने एग्जाम होंगे उसमें आपको खड़े उतरना है, तो उसके लिए अभी सब भीड़ जाइए, सारे विषय को पढ़िए। देखिए, जो विषय डिफिकल्ट है उसको कोचिंग में शुरू कर दिया गया है। बहुत जल्दी आपका संस्कृत हिंदी सारे लेक्चर्स आपको अपलोड होते जाएंगे, सिर्फ आपको देखना है, नोट्स बनाते चलना है। आइए केमिस्ट्री कुछ बातें कर लेते हैं, केमिस्ट्री है क्या। तो पहले हम जानते हैं कि साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंस है क्या। तो मैंने आपको बता दिया था कि साइंस देखिए एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जिसका जो लैटिन भाषा का शब्द सेंटिनिया से बना है, अर्थात जिसका अर्थ क्या होता है, जानना। सेंटिया जो है क्या, एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, जानना। अतः मतलब जो भी कुछ आप जिस चीज़ को जानते हैं, उसमें ज्ञान हासिल करते हैं, तो विज्ञान है। अतः विज्ञान साइंस को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि हमारे चारों ओर तथ्य और घटनाओं को सुव्यवस्थित अध्ययन करने की प्रक्रिया जो है, या जो स्टडी ब्रांच है, उसको हम लोग साइंस कहते हैं। साइंस को हम 2 भागों में पढ़ेंगे, एक फिजिकल साइंस और एक बायोलॉजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस में अपना आता है एक केमिस्ट्री, एक, और उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे फिजिक्स, ये 2 आएंगे, और एक बायोलॉजी तो अपना अलग रहेगा। अब बात करते हैं हम यहाँ से, देखिए चैप्टर का हेडिंग है, तो हेडिंग से भी बात नहीं होगा, अभी बात करेंगे हम लोग सिर्फ साइंस की पर्टिकुलर में कि अपना ये केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो हम इस पर कहते हैं कि देखिए, it's a branch of science under which substances are studied chemical structure composition। देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं इस ब्रांच में, केमिकल स्ट्रक्चर यानी रासायनिक संरचना, कंपोजिशन यानी उसकी संगठन, प्रॉपर्टीज उसकी मतलब गुणधर्म, एंड म्यूचुअल केमिकल रिएक्शंस एंड देयर रिजल्ट्स। और केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसके रिजल्ट क्या आते हैं, इज कॉल्ड केमिस्ट्री। इसे हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। हिंदी में आपको डेफिनेशन लिख रहा है, तो पहले आपको ये लिख देना है। देखिए मानता हूँ कि आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इतनी भी जिस चीज़ को आप पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए कि चीज़ है क्या। ओके, अब बात करते हैं इसके जो जनक कौन है। तो एंटोनी लेवोइजियर है। कौन है, आधुनिक रसायन जो है, मॉडर्न केमिस्ट्री का जो पिता होते हैं, इनका नाम क्या है, जिसको मतलब फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, एंटोनी लेवोइजियर। कौन है, एंटोनी लेवोइजियर। अब देखिए रसायन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी जिसका नाम क्या है, चैमी से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, काला, यानी काली मिट्टी, तो उससे बना रसायन विज्ञान। और मिट्टी कैसी थी, बहुत उसमें देखिए उसको और थोड़ा डेप्थ में जाकर हम बात करेंगे, तो थोड़ा मिट्टी में क्या था, जिस जिस वैज्ञानिक ने देखा, तो उसमें थोड़ा उसमें चिपचिपाहट था मिट्टी में, तो हाथ से छूट नहीं जाता। तो उन्होंने सोचा कि मिट्टी में ऐसा क्या खास है कि मिट्टी इतना चिपक रही है, तो उसके गुणधर्म वो जानना चाहेगा, वही तो बस वही केमिस्ट्री है। किस चीज़ की बनावट, संगठन, उसके गुणधर्म की बात करते तो हो गया। अब देखिए हम लोग रसायन विज्ञान का जन्म मिस्र में हुआ था। ठीक है, मिस्र में हुआ था। अब अध्ययन के आधार पर स्टडी के आधार पर हम लोग इसको 3 भागों में बांटेंगे। एक होगा फिजिकल केमिस्ट्री, एक होगा अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक होगा अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए क्लास 12th में जब जाएंगे, क्लास 11th में जाएंगे, तो इसके पर्टिकुलर आपको इसका मतलब एक टॉपिक मिलेंगे बहुत बड़े बड़े। ऐसे क्लास 10th में तो उतना डीपली इतना भी नहीं है,
ज़्यादा फिजिकल केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा है, इसमें कार्बन और उसके यौगिक जो अंतिम चैप्टर मिलता है। तो अब क्वेश्चन इसमें ना कि 10 में इसका भेज नहीं है, लेकिन आपको मैं बता चलूँगा कि कब केमिस्ट्री आता है। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आपको ज़्यादा 12th में मिलेंगे, इसके लिए बुक भी वहाँ मिल जाती है अलग से इसकी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये अपना शुरू ही हो चुका है लेक्चर्स। तो अब बात करते हैं हम लोग आज पढ़ने के वाले हैं अपने इस चैप्टर में। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अपने चैप्टर का क्या नाम होगा? आपको नोट्स साथ साथ बनाते चलना है। सर नोट्स कैसे बनाएं? तो नोट्स आपको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है ये आपका नोट्स होगा। आपको अलग से कुछ एफर्ट नहीं लगाना है, कोई ज़्यादा सोचना नहीं है कोई। हाँ, एक और बात, बुक के लिए बहुत बच्चे परेशान रहते हैं कि सर बुक क्या पढ़ें। तो देखो, बुक पहले आपको प्रायोरिटी देना है एनसीईआरटी को। उसके बाद लगता है कि मुझे थोड़ा नॉलेज के लिए पढ़ना, तो आप अदर बुक्स के पास जा सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन मुझे कहता हूँ कि नहीं, जितना मैं आपको पढ़ा देंगे, जितना आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, जितना वो कंटेंट दिया जाएगा, वो आपके देखिए उसमें दोनों है। आपको एनसीईआरटी कवर है, एक्स्ट्रा नॉलेज भी है उसमें मेरे नोट्स में, और आपको बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चन आपसे हैंडल हो जाएगा। तो फिर मैं कहता हूँ कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप एक एनसीईआरटी की सस्ता सा किताब रखिए, उसमें तीनों रहता है साइंस। आपको और कुछ नहीं खरीदना है, बाकी मैं आपको एक्स्ट्रा इतना पढ़ा दूँगा। देखिए मेरे पास सब कुछ है। अब ये आपका देखिए आलोक प्रकाशन का है, मेरे पास एनसीईआरटी है, एक मेरे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत सारे हैं कि बुक्स अपने पास। तो मैं देखिए ज़्यादा भटकना नहीं है, मैं तो कहता हूँ सिर्फ आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए ना, तो बाकी सारा बुक आपको एक जैसा ही फील करेगा। चलिए बात कर लेते हैं अपने। पहले से नोट्स रेडी है तो पता है कि इसका बेनिफिट क्या है। बेनिफिट है कि आपको नोट्स साथ साथ में बनाते चल जाएंगे। आप भी पहले बात समझेंगे, उसके बाद इसको आप नोट डाउन अपने नोट्स में करेंगे। बिल्कुल मैं आपको समय दूंगा नोट्स को लिखने के लिए। नहीं कहते कि रसायन, इस चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण, यानी इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि केमिकल रिएक्शन क्या है, इक्वेशन क्या है, ठीक, सब बात होगा। लेकिन कुछ बातें करते चलते हैं धीरे धीरे धीरे, कुछ छोटी मोटी बातें जो आपको बेसिक होना चाहिए, तो पूरा हम जीरो से लेकर चलेंगे आपको पूरा बेसिक से। तो देखिए चैप्टर में क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। चले मानते हैं, तो पहले आपको उसको जानने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि परिवर्तन क्या होते हैं, चेंजेस क्या होता है, व्हाट इज चेंज, परिवर्तन क्या होता है। तो देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पहले किए जा रहे हैं यहाँ पर कि क्या सभी भौतिक परिवर्तन जितने फिजिकल चेंज होते हैं वो क्या रिवर्सिबल और इरे, इरे, इ, इव, री एक तो अपना क्या है उत्क्रमणीय। चलो जो मैं पहले हिंदी बताते हैं। उत्क्रमणीय का हिंदी बोलते हैं हम लोग रिवर्सिबल जो हो जाए। एक होता है सॉरी रिवर्सिबल। एक मतलब देखिए उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल जो देखिए इसका ना रिवर्स। आपने बहुत सारा पहले कुछ बात सुना कि रिवर्स करिए, यानी आगे पीछे कीजिए। तो दोनों तरफ होता है ना रिवर्स, इधर से उधर हो गया तो इसको हम रिवर्स बोलते हैं। तो उत्क्रमणीय दोनों तरफ हो जाए, मतलब जैसे आप यहाँ से गए यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ आए, इसको रिवर्स बोलते हैं आगे पीछे। तो जो दोनों तरफ हो जाती है आगे से पीछे, एक इनिशियल पोजीशन से और फाइनल पोजीशन, यानी ये जहाँ था वहाँ लास्ट पोजीशन पे गया, फिर वहाँ से फिर अपने पहले पोजीशन पे आ गया, इसको हम बोलते हैं रिवर्स। ओके, देखिए अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जबकि सभी रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। यानी देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ बताया जा रहा है कि जितने फिजिकल चेंजेस होगा वो उत्क्रमणीय होता है। आपसे एक प्रश्न भी है, जबकि सभी रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। देखिए जितने केमिकल चेंज होता है वो अनुत्क्रमणीय होता है, जबकि फिजिकल चेंज क्या होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है, बात इस पर होगा और गहराई से। तो इसमें आपको यस और नो के बारे में बताना है, हाँ या ना। तो इसको डाउट को दूर करने के लिए हमने यहाँ पर कंसेप्ट मैं आपको लेकर आया हूँ। धीरे धीरे आपको कंसेप्ट मिलते चल जाएगा, आप इसको पढ़ते चलिए, आपको बात सारे इसमें क्वेश्चन के आंसर इसमें मिल जाएगा कि अपना प्रश्न क्या था, उसका आंसर क्या है। तो मैं पहले थोड़ा इसको आपको समझाने के लिए ऐसा करते चलूँ कि आपको बातें सब क्लियर होगा। तो देखिए हमें आप पढ़ने क्या जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज। जब जिस चेंज की हम बात कर रहे हैं क्या कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन कौन रिवर्सिबल है, मतलब कौन उत्क्रमणीय है और कौन अनुत्क्रमणीय है। ठीक है, कौन, दोनों बात हो गया, कौन है इसको हम जानना चाहते हैं। तो जानना चाहते चलिए पहले बात कर लेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज, यानी परिवर्तन का वर्गीकरण। हम इसको बांटेंगे, इसका वर्गीकरण करेंगे, इसको हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, बांटेंगे इसके वर्गीकरण को। तो पहले हम बांटते हैं, देखिए किसके आधार पर, स्रोत के आधार पर, सोर्सेस के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस ऑफ चेंज।
मतलब स्रोत के आधार पर क्या परिवर्तन हो रहा है, स्रोत के आधार पर क्या परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए स्रोत के आधार पर दो परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएंगे। एक आपको मिल जाएगा, एक मिनट थोड़ा अपना पेंसिल ले लियो, हाँ, एक आपको मिल जाएगा नेचुरल चेंजेस और एक मिलेगा आपको मैन मोड, यानी इसको आप आर्टिफिशियली बोलिए। तो एक तो प्राकृतिक चेंज मिलेगा, एक क्या मिलेगा प्राकृतिक चेंज, और दूसरा क्या मिलेगा आपको मैन मेड, या इसको आप आर्टिफिशियल बोलेंगे तो भी अच्छा है, एक ही बात है दोनों। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरा क्या है, हमको दूसरा क्या पढ़ना है क्लासिफिकेशन में। परिवर्तन की गति किस स्पीड से हो रहा है, मतलब जो चेंज हो रहा है, जो भी परिवर्तन हो रहा है वो किस स्पीड से हो रहा है, इसके आधार पर बांटेंगे हम। तो वहाँ दो दो मिलेंगे, एक तो मिलेगा फास्ट, आपको दिख रहा है ना पीले अक्षर में तीव्र लिखा हूँ, और एक मिलेगा स्लो। एक परिवर्तन बहुत तेजी मिलेगा, एक परिवर्तन धीरे धीरे होता मिलेगा। तो आपको दो चेंजेस मिलेंगे स्पीड के आधार पर, एक फास्ट और एक स्लो। तीसरा तीसरा पॉइंट क्या है, परिवर्तन की उपयोगिता के आधार पर। तो उसका मतलब देखिए, अब कभी कभी क्या होता है, कुछ परिवर्तन जैसे दूध से दही जम गया तो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, तो फायदेमंद भी होता है, क्योंकि दही में क्या है अपना अम्ल पाया जाता है, अम्ल का पेट के लिए अच्छा होता है। लेकिन कुछ कुछ चेंजेस जैसे मतलब का अपना हम लोग मैंने खाना बनाया, खाना हमारा खराब हो गया तो परिवर्तन हो गया, तो खराब हो गया तो उसको हम नहीं खा पाते हैं। दो, एक होता है कि डिजायरेबल यानी वांछित जो हमारे लिए उपयोगी है, इसको आप उपयोगिता उपयोगी समझ लीजिए, इसको अनुपयोगी समझ लीजिए, बात हो गया। एक अनडिजायरेबल, एक एक था उपयोगी, एक था अनुपयोगी, ऐसा भी समझ सकते हैं। चौथा पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ चेंज, यानी परिवर्तन उत्क्रमणीयता के आधार पर। तो इसमें दो को मिलेगा आपको, एक मिलेगा रिवर्सिबल परमानेंट, यानी रिवर्सिबल भी होगा और अस्थाई भी होगा, अस्थाई होगा, और एक मिलेगा इरेवर्सिबल, इरिवर्सिबल जो क्या होगा परमानेंट भी होगा। तो एक रिवर्सिबल जो होंगे अस्थाई होंगे, यानी परमानेंट होंगे, टेम्पररी होंगे, और एक इरिवर्सिबल होगा जो वो क्या होगा अस्थाई होगा। अब जो 5वां पॉइंट है इसका, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज ऑफ केमिकल कंपोजिशन, यानी रासायनिक संगठन में परिवर्तन के आधार पर बांटेंगे तो दो मिलेगा वहाँ पर, एक मिलेगा फिजिकल और एक मिलेगा केमिकल, दो मिलेंगे। छठा मिलेगा आपका ये क्लासिफिकाई, मतलब किसी चीज़ का वर्गीकरण करने का छठा तरीका है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 5 आपको नहीं दिख रहा था, अब दिख जाएगा। चलिए छठा देखिए, 5 को देखिए पढ़ लीजिए, मैंने आपको बता दिया था, आपको ऑडियो मिलेगा सिर्फ वीडियो नहीं दिख रहा होगा। तो 6 अब देख लीजिए, परिवर्तन की औधिकता के आधार पर यानी पीरियोडिसिटी के आधार पर हम बांटेंगे, इतने हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर दो मिलेगा, एक पीरियोडिक मिलेगा और एक नॉन पीरियोडिक मिलेगा। तो इतने टॉपिक है, अब सबको हम लोग बारी बारी से धीरे धीरे उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए फिजिकल चेंज क्या है, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं भाई। तो एक परिवर्तन एक ऐसा चेंजेस जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण जो होंगे, फिजिकल गुण जो होगा, जैसे आकार, उसका साइज शेप और उसके फिजिकल स्टेट आदि में पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन किए बिना बदल जाते हैं। देखिए भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, फिजिकल चेंज क्या है। तो देखिए किसी चीज़ का मतलब साइज बदल गया, उसका आकार बदल गया, उसका अमाप बदल गया, उसकी भौतिक गुण बदल गया, लेकिन उसका केमिकल चेंज नहीं, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए। केमिकल जो संगठन है, उसका रासायनिक संगठन है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और बदलाव आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। एक मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, प्यारा सा एग्जांपल है, बिल्कुल आप एक झटके में समझ जाएंगे। मुझे थोड़ा सा रफ पेज चाहिए, मैं लाता हूँ रफ पेज थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए। चलो देखिए, ये देखिए क्या है, ये कागज है, ये पेपर है, तो कागज का टुकड़ा है। तो देखिए इसका क्या है फिजिकल, अब इसका क्या है, इसका फिजिकल स्टेट क्या है, मान लीजिए सॉलिड है, जो भी है सॉलिड दिख रहा है। इसका साइज, इसका साइज शेप और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी आपको दिख रही है, ये बदल जाएगा, लेकिन इसका केमिकल प्रॉपर्टी नहीं बदल जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, मान लीजिए कागज है तो कागज ही रहना चाहिए। तो मैं देखिए इसका फिजिकल चेंज बदल रहा हूँ, मैं इसको अगर ऐसे कर दिया हूँ, साइज बदल गया थोड़ा सा। चलिए मैं इसको और ऐसे करता हूँ, देखिए साइज बदल गया। तो साइज बदल गया, इसका शेप बदल गया, लेकिन इसका केमिकल प्रॉपर्टी बदला नहीं। अगर ये पेपर है तो ये भी पेपर है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। कितना आपको आसान भाषा में समझ में आएगा होगा। चलो अब जैसे कुछ एग्जांपल देख लीजिए, बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ पिघला आपका,
तो क्या बनेगा, द्रव यानी पानी बन गया। फिर से पानी को गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, मतलब फिर से पानी को फिर से पानी को फ्रीजिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से बर्फ बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। तो ये भी क्या हो गया। एक और देखिए, कटिंग वुड, लकड़ी काटते हैं आप, जैसे लकड़ी, ये मान लकड़ी है, ये बोर्ड है, इसको हमने मान लकड़ी का टुकड़ा है, उसको आप आज से नहीं आपने देखा होगा मशीन पर करता है, इसको चाहे अपने घर पर आपका कोई फर्नीचर का काम हुआ होगा तो वहाँ भी देखे होंगे उसको मिस्त्री काटते हैं। तो काटते हैं तो क्या होता है, जैसे उसका छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं ना, तो क्या हो गया, यहाँ पर लिखा भी गया है कटिंग वुड इनटू सर्कुलर पीसेस, यानी छोटे छोटे पीस में उसको बदलते हैं। तो ये क्या हुआ आपका, ये भौतिक चेंज हुआ। क्या हुआ, भौतिक चेंज हुआ। मैं कुछ आपको थोड़ा सोचता हूँ कि दिखा दूँ कुछ इसके, पिघलता है, देखिएगा। तो आप स्क्रीन पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बर्फ़ का पिघलना मेरे को देखिए, उसका क्या हो रहा है, साइज और शेप क्या बदल रहा है, देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो उसका क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज है। क्या है फिजिकल चेंज, क्योंकि देखिए फिर से पानी जो भरा है ना, फिर से पानी को हम फ्रीजिंग करें तो क्या उससे बन जाएगा मेरा, फिर से वापस क्या बन जाएगा वो बर्फ़ बन जाएगा, फिर से ठोस बन जाएगा। तो देख रहे बर्फ़ का ये टुकड़ा है जो छोटा सा कैसे पिघल रहा है। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है, नॉट केमिकल चेंज। ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि उसका सिर्फ क्या है, साइज बदल रहा है, शेप बदल रहा है। फिर से पानी को, उसी पानी को फिर से फ्रीजिंग करेंगे तो फिर से मेरा बर्फ़ बन जाएगा। तो बात को समझिएगा मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ। यहाँ देखिए एक और दिखा रहा हूँ आपको वीडियो। यहाँ देखिए लकड़ी के छोटे छोटे पीसेस काट रहे हैं आप, तो क्या हो रहा है, ये सिर्फ लकड़ी का साइज नहीं बदल रहा है, छोटे छोटे टुकड़ा बदल रहा है। तो ये क्या है, ये भी फिजिकल चेंज है। क्योंकि फिजिकल चेंज क्या है कि ये होता है, इरिवर्सिबल होता है और इरिवर्सिबल होता है, मतलब उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय भी होगा। तो मैंने आपको दो वीडियो दिखाया, आपको बहुत पसंद आया होगा। तो देखिए मेरे पास उतना सिस्टम नहीं है कि मैं आपको बहुत सारा कुछ, ये अपना डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन जैसे मैं जुगाड़ लगा के आपको कुछ एग्जाम्पल बिल्कुल दिखाऊंगा कि जहाँ तक मेरे बच्चे जो भी हैं वो ऐसा ना फील करें कि उनको मतलब अच्छा क्वालिटी नहीं मिल रहा वीडियो का। बिल्कुल मेरा पूरा कोशिश रहेगा जैसे तैसे करके मैं जुगाड़ लगा के आपको पूरा 100% अच्छा कंटेंट दूंगा, जो किसी दिमाग में जाकर उतर जाएगा। तो आपने देखा बर्फ कैसे पिघल रहा था, लकड़ी छोटे छोटे पीसेस काटे जा रहे हैं, ये सब क्या है, फिजिकल चेंज है। क्या है, फिजिकल चेंज। ओके, अब मुझे लगता है कि कोई आपको तकलीफ नहीं है, जिस बात को मैं समझाना चाह रहा हूँ आप समझ गए। आपने देखा बर्फ पिघला, पानी बना, फिर से पानी को फ्रीजिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से वापस वो बर्फ बन सकता है, बन जाएगा। अब देखिए अब इसका बताइए, कटिंग और लेमन, आप नींबू का टुकड़ा, नींबू को लिए उसको बीच से काट दिए, तो क्या है, कैसा चेंज है, तो फिजिकल चेंज है। बिल्कुल यस, यस कहेंगे आप, हाँ कहेंगे। नींबू को निचोड़ना, आप नींबू काट के उसको ऐसे दबा दिए, पूरा निचोड़ दिए, उसका पूरा उसमें से रस मतलब निकाल रहे हैं, तो अब उसको निचोड़ रहे हैं, तो भी क्या है, वो भी फिजिकल चेंज है, नॉट ए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज होता है जो उसका रासायनिक, नींबू का अपने निचोड़ा आम बन गया, नींबू का अपने निचोड़ा अमरूद बन गया, तो इसको बोलेंगे केमिकल चेंज, कि उसका पूरा रासायनिक संगठन, उसका कंपोजिशन चेंज होना चाहिए। लेकिन अब नींबू को निचोड़ देंगे तो फिर नींबू ही रहेगा ना निचोड़ने के बाद भी, तो उसका रासायनिक संगठन नहीं बदलेगा जब तक उसका रासायनिक परिवर्तन नहीं कहेंगे। डिजॉल्विंग शुगर सॉल्ट इन वाटर, इसका मतलब हुआ कि अगर पानी में अपने क्या कि थोड़ा चीनी डाल दिया, थोड़ा उसमें नमक डाल दिया, तो ये कैसा चेंज है, तो भी फिजिकल चेंज है। आपको पता है कैसे, कैसे सर कैसे, फिर से हमारा चीनी कैसे मिलेगा, अरे भाई जब तक फिर हम पानी को क्या करेंगे, वाटर पूरा उसको हीट करते 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 उसको, उसमें जितना पानी को उसमें बना कर निकाल देंगे, तो लास्ट में क्या बच जाएगा, फिर से चीनी आपको बच जाएगी। तो ये आपने देखा फिजिकल चेंज है। ये नोट्स आपको बनाते चलने हैं, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नोट्स आपको शुरू से बनाते चलना है, इसके पहले भी आपको दिखाया था, डिफिनीशन था वहाँ पर, डिफिनीशन भी आपको नोट करना है, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। और कोई रोएगा नहीं बाद में, सर कि मेरा नोट्स छूट रहा है, उसमें मुझको फेयर नहीं दे रहा है, वो अपना नोट्स मुझको नहीं दे रहा है, तो कोई किसी का नोट्स मांगेगा भी नहीं, क्योंकि भाई ये यूट्यूब पर इसलिए डाल रहा हूँ कि तुम ऑफलाइन वाले और ऑनलाइन वाले में कोई डिफरेंट ना हो। वैसे भी तुम नालायक हो, पढ़ते कहाँ हो। चलो अब बात करते हैं, हमने एक और बात लीजिए, डाइजेशन ऑफ लेमन। अच्छा मान लीजिए नींबू का अपने निचोड़ा, उसका रस आप पी गए, अपने इसको ड्रिंक कर लिया, तो जाके पेट में पच जाएगा, तो क्या वो फिजिकल चेंज है, तो आप कहेंगे नहीं, फिजिकल चेंज नहीं है, कि जो पच गया फिर के वो वापस नहीं आ सकता है, इसीलिए। अब बात करेंगे हम लोग केमिकल चेंज क्या है जब फिजिकल चेंज नहीं है तो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन है, तो इसको चलिए अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो यहाँ पर थोड़ा पीला अक्षर में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये केमिकल चेंज लिखा हुआ है इंग्लिश में, थोड़ा मैं पीला कलर यूज़ किया हूँ, आप नहीं यूज करेंगे, थोड़ा उतना कलर इसका अच्छा नहीं आता है, फिर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा मेरे ख्याल से।
तो रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो वैसा परिवर्तन वैसा परिवर्तन यानी परिवर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे? चेंज। वैसा चेंज जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन यानी केमिकल कंपोजिशन बदल जाती है, और इस घटना को और इस रासायनिक परिवर्तन को इस रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो उसका डिफिनेशन हो गया, और केमिकल चेंज क्या है आपको पता भी चल गया। दोनों डिफिनेशन साथ साथ में हो गया। कुछ एग्जाम्पल करते हैं ना, तब अच्छा लगेगा। जैसे कोयले का दहन, कंबशन ऑफ कोल, कोयले का दहन करेंगे। इसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, मैंने क्या बोला? कोयले का दहन। देख रहे इसमें चमक दिख रहा है आपको? तो कोयले का दहन क्या है? तो कोयले का दहन क्या है? ये एक रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि देखिए, कोयला आपका जल गया, फिर से उसको आप दोबारा कोयला नहीं बना सकते हैं। तो ये क्या है? केमिकल चेंज है। और इसमें आपको देख रही है क्या हुआ? इसका लॉ दिख रहा है ना आपको क्लियर? उसके कुछ आपको वहाँ पे दिख रहे होंगे। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि ये अच्छा से बन जाए, लेकिन क्या है, फिर से आपको पता है कि हम लोग उतने मतलब हाई लेवल के मतलब अपने पास सिस्टम नहीं है। हम लोग सिर्फ जुगाड़ लगा जैसे तैसे काम कर रहे हैं, लेकिन कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जो आपको नोट्स मिल रहा है इंडियाज़ बेस्ट नोट्स है ये। मतलब नोट्स में कोई कमी नहीं है। जो आपको हैंड रिटन लिख दिया उसमें मतलब कोई इसमें क्वालिटी में दब नहीं है। बिल्कुल सब 100% अच्छा नोट्स है। और प्लस में ये आपको सोने पर सुहागा जैसा काम कर रहा हूँ कि कुछ आपको पीडीएफ भी दिखा रहा हूँ, आपको जीएफ दिखा रहा हूँ, जीएफ। इससे भी कुछ आपके मतलब आपके कुछ मतलब दिमाग में जो भी इसके डायग्राम बनेंगे आपको बिल्कुल परफेक्ट आप समझ जाएंगे। क्योंकि देखिए, 100 वाक्य लिखने से एक जो चित्र होता है ना, एक चित्र जो होता है 100 वाक्य के बराबर होता है। 100 वाक्य को पढ़ते हैं आप, 100 सेंटेंस को आपने पढ़ा और एक अपने चित्र देख लिया, एक पिक्चर देख लिया, उसको पूरा आंसर कर देगा, पूरा एक्सप्लेन करता है। इसीलिए मैं डायग्राम दिखाना बहुत ज़रूरी समझ रहा हूँ। इतना मेरा मेहनत आपको पसंद आता हो तो ज़रूर इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और उनका बोल दीजिएगा क्लास 10th को पढ़ने के लिए। उनको अगर कहीं दूर वाले छात्र हैं और ऑनलाइन की व्यवस्था, वहाँ पर ऑफलाइन की व्यवस्था नहीं है, तो बिल्कुल उनको ऑनलाइन कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। चैनल से बने रहें, उनका सारे विषय इस यूट्यूब पर कराया जाएगा इस साल। मैंने बोला है तो इसको करके दिखाऊंगा। इसको पूरे चैप्टर होंगे, अच्छे से होंगे और बेहतरीन लेवल से होगा। रिवाइज कराया जाएगा, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको उसके साथ साथ में उसका प्रैक्टिस सेट मिलेगा, प्रैक्टिस का सोल्यूशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा इसमें आपको। सिर्फ आपको बने रहना है और विश्वास के साथ रुके रहना है। ऐसा नहीं कि आप घबरा गए, सर लेट हो रहा है सिलेबस पीछे है, कुछ नहीं। आपसे ज़्यादा बेचैनी हमको है। तो आपने देख लिया, तो अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर अगले टॉपिक की। तो आपने देख लिया कोयले का दहन। अब देखिए, कोयले के दहन में आपको क्या दिख रहे थे? कोयला जो होता है कार्बन, कोयला क्या है? कार्बन होता है, उसमें ऑक्सीजन सभी अगर क्या बना लिया? CO2 बना लिया। अब देखिए, जो कोयला है क्या बन गया? CO2 बन गया। अब क्या CO2 से फिर CO2 और कोयला का मतलब कंपोजिशन अलग है कि नहीं? कार्बन अलग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग होता है। अब उसमें हीट आपको कुछ चमक नहीं कर रहा था ना? चमक आपको दिख रहा था, लाइट शाइनी, ठीक है। तो आपने देखा ये। एक और एग्जाम्पल लीजिए ना, एक और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे आयरन, लोहा। हमने देखते हैं ना लोहा, मार्केट से किल नया खरीद के लाइएगा, उसको अपने आंगन में कहीं मतलब खुले में रख दीजिएगा। और थोड़ा भी जैसे हम आपको पता ही है, कभी थोड़ा नए उसका सीजन रहता है थोड़ा, तो उसको खुले में छोड़ दीजिएगा, फिर उसमें छोड़ दीजिएगा। सुबह देखना वायु की नमी में छोड़ दीजिएगा, तो देखिए कल उस पर क्या जंग आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे? जंग। तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो और देखिए, ये दोनों कार्बन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 बन गया था। इसमें कार्बन जल रहता है तो क्या हो रहा था? कार्बन ऑक्सीजन से भी कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो कार्बन और ऑक्सीजन जो इधर तीर के निशान के इधर जो दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स, यानी इसको बोलते हैं हम लोग अभिकारक, ठीक है। और इसको इधर वाले को बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट्स। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स। अब देखिए, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ऐसे हम लोग नॉर्मल भाषा में कहते हैं, या रासायनिक अभिक्रिया के भाग से जो गुजरते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं रिएक्टेंट्स। यहाँ पर देखिए, रिएक्टेंट्स कौन हो गया? वायु, ऑक्सीजन और नम वायु, ठीक है। ये मिल के वो जंग लगाते हैं। तो ये इतने क्या हो गए? तीर के निशान के इधर क्या? अभिकारक है, और इधर जो जंग लग गया, एक नया चीज़ बन गया, वो क्या है? प्रोडक्ट है। अब एक याद रखिएगा, जो आयरन होता है उसका कलर याद रखिएगा। जब भी आपसे पूछा जाए कि आयरन कलर क्या होता है, लोहा कलर क्या होता है, सिल्वर ग्रे। क्या रखना आपको? सिल्वर ग्रे, ठीक है, याद रहेगा आपको। मैं कलर के लिए बहुत बताऊँ तब बच्चे डाउट रहते हैं, लेकिन इसमें मैं कलर का डाउट आपको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। आपको कोई चलिए, अब बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की। कुछ आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको याद होने चाहिए। पहला, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों उत्क्रमणीय और अस्थायी और अपरिवर्तनीय यानी अनुत्क्रमणीय। इसको हम लोग उत्क्रमणीय, इसको अनुत्क्रमणीय, इसको या अपरिवर्तनीय बोल सकते हैं। और परमानेंट हो सकता है, दोनों हो सकता है। ये डाउट है बहुत लोगों का। बताओ, आज भी बहुत सारा बुक गलत लिखता है। आप अच्छे लेवल का बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, जो मैं आपको फैक्ट पढ़ा रहा हूँ वो सही है। नहीं तो बहुत सारा बुक लिखता है कि नहीं, जो रासायनिक भौतिक परिवर्तन होता है क्या होता है,
उत्क्रमणीय होता है, रिवर्सिबल होता है, और जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है, अपरिवर्तनशील होता है, या उसको बोलेंगे आप लोग अनुत्क्रमणीय होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको साबित करूँगा, बिल्कुल दिखाऊँगा आपको कैसे बात गलत है। जैसे देखिए, मैं आपको कहाँ आपको गलत साबित करने वाला हूँ। जैसे देखिए, लकड़ी, बर्फ़ क्या है, पानी बना, फिर पानी से क्या बन गया, बर्फ़ बन जाएगा। तो क्या रिवर्स है, इधर पानी बना फिर पानी से बर्फ़ हो गया, तो क्या है, रिवर्सिबल है। यानी फिजिकल चेंज भी है और रिवर्सिबल भी है। अब लीजिए लकड़ी का बुरादा, बुरादा ले लीजिए। देखिए, मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, लकड़ी का पीस काटा गया था। लकड़ी का पीस काटते हैं तो फिर उसको आप सटा के एक लकड़ी फिर से, मतलब फिर से जो लकड़ी का शेप जैसा था वैसा ला सकते हैं। लेकिन लकड़ी का जो बुरादा होता है, जो अपने भूसी जिसको कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में, देसी भाषा में, भोजपुरी में भूसी, तो जो लकड़ी का भूसी है, जो चूरन है, वो क्या है, कैसा चेंज है? लोग बोलते हैं, बुक कहती है, बहुत सारा बुक, कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रिवर्सिबल है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि फिजिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है और परमानेंट होता है। एक बार चेंज हो गया तो फिर से वो दोबारा नहीं आएगा, फिर से आपका लकड़ी नहीं बनेगा। जैसे आपका चूरन बन गया, अब चूरन से क्या आप लकड़ी बना सकते हैं? नहीं ना। तो कैसे लोग कहते हैं कि भाई वो क्या है, रिवर्सिबल होता है? नहीं, वो क्या है, कन्फ्यूजन में है, गलत है। आपने अच्छा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि इंडिया का बेस्ट नोट्स मिलेगा, मेरा नहीं है। मैं देखिए, मैं आपको पढ़ा, मैं यहाँ पर आपको हेल्प कर रहा हूँ सिर्फ। लेकिन ये नोट्स जो भी हैं एक अच्छे टीचर का है, स्पेशल टीचर का, जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। लेकिन इसको मेरे माध्यम से आपको मैं कल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस इतना ही फ़र्क है, नोट्स मेरा नहीं है। तो ये क्या है, लकड़ी से बुरादा बन गया, चूरन, फिर चूरन से लकड़ी बनेगा? नहीं। तो हमारे क्रॉस काट दिया हूँ, नहीं बने, संभव नहीं है। तो क्या हुआ, ये तो क्या हो गया, ये तो परमानेंट चेंज हो गया, फिर से नहीं आ रहा है। तो परमानेंट भी होता है, और जिस बर्फ़ वाला केस में आपको ठीक है, पानी माना फिर पानी, तो क्या है, टेम्पररी चेंज है, अस्थायी है। लेकिन ये तो अस्थायी हो गया, फिक्स हो गया। अब बात करेंगे हम लोग जल का वाष्पीकरण, इवोपरेशन ऑफ वाटर। देखिए, ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि जल से क्या बनेगा, भाप, फिर भाप से पानी। आपने देखा होगा, माँ खाना बनाती है तो भाप निकलता है, फिर उसमें अपना हाथ थोड़ा ऊपर करके रख देगा, अपने हाथ में थोड़ा थोड़ा पानी दिखेगा। जिससे भाप ठंडे हो जाएगा, फिर से वो पानी बन जाएगा। तो जल से भाप वाष्प बना, वाष्प से फिर जल बन जाएगा। तो ये क्या है, रिवर्सिबल है, यानी फिर से हम वापस ला सकते हैं पानी को। और ये अस्थायी यानी परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। लेकिन रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग का लगना, ये क्या है, केमिकल चेंज है। कैसे चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है और अपरिवर्तनशील है, यानी अनुत्क्रमणीय है, इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है। जल का विद्युत अपघटन, जल को आप इलेक्ट्रिक से तोड़ देंगे, जल को आप इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ेंगे, बिजली से तोड़ेंगे, तो इसको बोलते हैं जल का विद्युत अपघटन। ये भी क्या है, ये भी केमिकल चेंज है। क्योंकि देखिए, इसमें हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। तो हाँ, ये आपको कोई बोलता है ना, कोई आप लोग को सिखा दिया होगा, बुक से बहुत सारे आपको इंस्टीट्यूट रटवा देते हैं कि केमिकल चेंज क्या होता है, परमानेंट होता है। मैं आपको दिखाऊंगा, परमानेंट नहीं होता है, टेम्पररी भी हो जाता है। देख लो कैसे। आपने जल से बिजली तोड़ा, जल को आपने तोड़ा, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के अणु, मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अलग अलग हो गए। चलो, मैंने मान लिया, हो गया, ठीक है। अलग अलग कंपोनेंट है, केमिकल चेंज है, बिल्कुल है। तो मैं इसको रासायनिक परिवर्तन का नाम दूंगा, लेकिन मैं इसको रिवर्सिबल ही बोल दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के बनते हैं, फिर से जल बन जाएगा। तो क्या है, केमिकल चेंज तो है बिल्कुल, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो बहुत सारा बुक गलत लिख के बैठा है, बच्चों को कन्फ्यूज कर रहा है, ये गलत है। रिवर्सिबल है, यानी अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय है। फिर से आप, जल का विद्युत अपघटन क्या है, एक फिक्स नहीं है, टेम्पररी है, टेम्पररी है, परमानेंट चेंज नहीं है। मेरा आवाज़ थोड़ा बैठा हुआ आपको दिख रहा होगा, थोड़ा तकलीफ है, लेकिन मैंने बोला था आपको आज वीडियो जाएगा तो जानना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम जुबान के पक्के हैं। इसके लिए मुझे क्या है, विद्यार्थियों के जीवन के साथ मतलब बहुत लगाव होता है उनका, मतलब मुझे खुशी मिलती है कि मैं बच्चों को अच्छा पढ़ाऊँ, मेरे बच्चे और बच्चे पढ़ें। मतलब देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा मतलब थोड़ा अपने रास्ते से भटक गया, खेला कूदा, ये कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, मैंने भी बचपन में बहुत खेला है, बहुत। हो सकता है तुमसे ज़्यादा कहीं मैं खचरा था, मैं हो सकता था कहीं तुमसे ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा खेला करता। लेकिन देखो, मैं गलत रास्ते पर नहीं चला था। गलत रास्ते में बोले तो क्या हो गया, जैसे मतलब मैं थोड़ा इसको हिंट्स में, तो हल्का सा हिंट्स देकर समझाऊँगा। जैसे सेक्सुअली, और जो लाइन है उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए आपको। बाकी आप कुछ भी करते हैं, मैं उसको मैं स्वीकार लेता हूँ। जैसे मैं देखो, मैं बहुत बहुत मैच क्रिकेट में बहुत खेलता था, इसके लिए मैं बहुत, और मेरा फेवरेट गेम था क्रिकेट। मैं घर से मतलब, लेकिन मैं देखिए किस क्लास में मैं छोड़ दिया था, जिस जिस क्लास में आपको मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस क्लास में मैंने ऐसा काम नहीं किया है। मैं वो छोटी सी क्लासेस की बातें कर रहा हूँ, जिसमें क्लास 8 हो गया, क्लास 8 तक मैं खेला हूँ। 9th में आता तो थोड़ा छोड़-छाड़ दिया गया, उसके बाद मैं पूरा इसको हमेशा के लिए छोड़ दिया हूँ। तो आप अभी तक खेलते थे, तो इसको मैं बुरा नहीं मानता हूँ, आप बिल्कुल सही है, मेरे तरह थे आप।
जैसे मैं हूँ वैसे आप हैं। लेकिन हमारे गुरु ने हमारा जीवन बदला है। उन्होंने हमें अच्छा ज्ञान दिया, शिक्षा दिया, हमें शिक्षा से भेंट हुआ, माँ सरस्वती की कृपा हुई, हमने सारी चीज़ों को धीरे-धीरे छोड़ दिया। तो मैं भी वैसा ही चाहता हूँ कि आप भी मेरी तरह बदलिए और अपने जीवन को मतलब खूबसूरत बनाइए और अपने माता-पिता की नज़रों में, गाँव समाज की नज़रों में कि आप ये क्या है, मतलब एक अच्छे क्वालिटी का व्यक्ति बन जाइए कि आपकी आपकी नज़र हर कोई नज़र में आप हीरो जैसा दिखें। मतलब कोई आपको मतलब आपका नाम ले, आपको बोले कि मेरे गाँव का लड़का है, मेरे कोई लड़की बोले कि मेरे गाँव का भैया है, भाई है, तो उसको मतलब थोड़ा गर्व महसूस हो। आप पे सब कोई गर्व करे, इससे बड़ी बात क्या होती है? तो आप अच्छा अपने पहले तो देखिए शिक्षा के अलावा आपका संस्कृति, कल्चर, व्यवहार ये दोनों आपको सही होने चाहिए। तो जो भी बच्चे मत इसलिए मैं बताऊँ कि आप ज़्यादा मोबाइल पे पिक्चर मत देखिए, व्हाट्सएप मत चलाइए। इसमें क्या है और ये इंस्टाग्राम, फेसबुक इसमें क्या देखिए बहुत सारी लड़कियाँ आई हैं मतलब जो शायद उनको मतलब एजुकेशन से कोई लेना-देना नहीं है। तो वो अपनी मार्केटिंग कर रही हैं। आधे कपड़े पहनकर, अधनग्न होकर बिल्कुल कुछ-कुछ शॉर्ट वीडियो डालते हैं जिसमें क्या है यंगस्टर जो होते हैं इसमें वो बहुत जल्दी से अट्रैक्ट होते हैं। देखिए, हम लोग जैसे आदमी को तो कुछ होगा नहीं। जिनको अपने इंद्रियों पर ज्ञान इंद्रियों पर कंट्रोल है, उनको तो कुछ होगा फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने एक लड़की को मैंने कमेंट किया था, तो क्या बोल रही थी, उसने कमेंट में हमको रिप्लाई किया था कि तुम देखने भी आते हो। देखो, मैं इंस्टाग्राम चलाता नहीं हूँ। अभी क्या है, कुछ मेरे बच्चे जो क्लास में पढ़ते हैं, वो चला रहे थे। तो मुझे खबर मिला कि वो लोग चलाते हैं, तो उन लोग को मैं जानने के लिए कि तुम भाई इसको गलत कर रहे हो, फिर मैंने लॉगिन किया था अपने अकाउंट। तो बोलते हैं कि तुम फिर देखने हमको आए हो। मैं बोला कि तुम ऐसे नाच क्यों नाच रही है भाई, नंगा नाच? घर में भाई नहीं है क्या? तुम कुछ अच्छा चीज़ करो जिसको तुमको लगता है कि नहीं हमको इस इंस्टाग्राम पर रील बनाना बहुत ज़रूरी है। मेरा उसमें घेंघ में ना घोंघा में परान अटका हुआ है। तो मेरा घोंघा में परान अटका हुआ है तो उसको तू क्या कर भाई, अपना घोंघ में परान अटका है तो उसको बचा ले। लेकिन कुछ अच्छा करके जाए यहाँ पर कि किसी को दिखने में तो अच्छा लगे। आधा कपड़ा पहनकर बच्चे को, खासकर मेरे जो भारत के युवा हैं, इसको बिगाड़ने से क्या मिलेगा हमको? देखिए, कहीं न कहीं अगर कोई लड़की है जो ऐसा गंदा काम कर रही है, हरकत कर रही है यूट्यूब पर तो हम चलो नहीं मानते हैं, चलो जो भी हैं तो हैं, वो तुम्हारी मर्ज़ी है। लेकिन इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर जो भी लड़कियाँ ऐसे हरकत कर रही हैं, तो पता नहीं सरकार क्या ये सब सिस्टम ला दी है, सब चीज़ कि साला कोई कुछ भी बना के डाल सकता है, कुछ भी कर सकता है, ये गलत है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। चलो मानते हैं कि है, सब बोलते हैं मनोरंजन का साधन है। तो इसमें देखिए हमारा भारत कहीं न कहीं मतलब ये बहुत एक खराब संगत में जा रहे हैं, खासकर हम लोग। जब छोटा बच्चा ही मतलब इस उम्र में ऐसी चीज़ देखेगा, ऐसे गलत हरकत मतलब जाएगा, वो गलत कुछ सीखेगा, तो फिर हमारा भारत का जिस हम बोलते हैं कि जो युवा है अपना, हम लोग यूथ है, और यूथ मतलब एक रीढ़ की हड्डी होता है मतलब किसी देश का, कोई भी देश हो, उसका जो युवा होते हैं उसकी जान प्राण होते हैं। और वो गलत डायरेक्शन में जाने लग जाए तो फिर उस देश का क्या होगा? तो कहीं न कहीं हमारा भारत देश कमज़ोर पड़ेगा। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जितने लेक्चर्स इस वीडियो को आप देख रहे हैं, सिर्फ़ इस पर्टिकुलर पार्ट को भी कोई कोई वायरल करना चाहे तो कर दो भाई, कि ये होना चाहिए था। मुझे तो ऐसा करना नहीं आता कि इस पार्ट को मैं काट के थोड़ा वायरल कर दूँ, इसको कहीं कर दिया जाए। लेकिन तुम पूरे लेक्चर को शेयर करो, हो सकता है कोई इसी बात को कोई एडिट करके कहीं वायरल कर दे। ये जाना चाहिए, बहुत दूर तक बात है ये। क्योंकि हमारा देश मजबूत होगा कब? जब हमारे युवा सुदृढ़ होंगे, शिक्षित होंगे। देखिए, एक सेक्सुअली जो एक जो रिप्रोडक्टिव फेज़ है, इसमें सब कुछ को सबको आना है। सब लोग इस फेज़ में आते हैं और आप लोग आए भी होंगे। आना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ईश्वर की देन है, खूबसूरती है ईश्वर की, तो इसको हम लोग सही से यूज़ करें। ईश्वर ने सब कुछ बनाया, बहुत सोच समझ के बनाया है और वो सब ज़रूरी है। मतलब नेचुरल के लिए ये सब ज़रूरी है। हर जीवन में सारी घटनाएँ घटना ज़रूरी है। सारे इवेंट्स जो होते हैं, इसकी कहीं न कहीं प्रायोरिटी है। आपको जब हम बायो पढ़ाएँगे तो वहाँ पर इसमें और हम डिस्कस करेंगे ज़्यादा। चलो ठीक है। तो मेरा कहने का पर्पज़ आप समझ गए कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। ओके? तो आप किसी को वीडियो को ये किसी को बात थोड़ा ये बुरा लग रहा होगा या किसी को बात थोड़ा ऐसा लगता है, सर ने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि टाइम इज़ मनी, आपका टाइम बहुत कीमती है। लेकिन ये थोड़ी-सी मैंने 2-4 मिनट जो अभी को लेक्चर दिया हूँ, ये आपके जीवन के से हो सकता है जीवन के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है? आइए बात करते हैं, हमने देखा तो आपको मैंने बहुत सारा एक कन्फ्यूजन था, इसको मैं दूर किया हूँ कि लोग बोलते हैं क्या कि केमिकल चेंज क्या होता है कि परमानेंट होता है। मैंने आपको दिखाया कि नहीं भाई, जल का विद्युत अपघटन कर दो भाई तो क्या हुआ? हाइड्रोजन बना, अलग-अलग कंपोनेंट बन गया। इसके कंपोनेंट अलग है, इसका अलग है, तो क्या केमिकल चेंज है? हाँ, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं इसको फिर से क्या कर ये दोनों मिलके फिर से क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं, बात साफ है। तो फिर से जल जल बन ही गया, तो क्या है, ये तो रिवर्सिबल है। तो आपको बहुत बारे में डाउट, बहुत सारा बुक अभी भी कन्फ्यूज़ है और बच्चे भी कन्फ्यूज़ हैं। तो आपको यहाँ पर पूरा प्योर 100% कंटेंट मिलेगा, आपको इसमें हिचकना नहीं है। सिर्फ़ आपको इसको मतलब अमृत समझकर आपको इसको घटकना है। चलो, एक क्वेश्चन आपसे मैं कर सकता हूँ अब, क्योंकि आपको इतना पढ़ा दिया हूँ तो एक क्वेश्चन करने लायक मेरी ज़िम्मेदारी बनती है। मैं इसके लिए मैं पूरा एलिविज ए एलिजिबल हूँ, मतलब क्या बोलते हैं इसको? हूँ, मतलब मैं आपके इसके क्वेश्चन करने के लिए लायक हो चुका हूँ कि क्वेश्चन बच्चे से मैं कर सकता हूँ कि मेरे प्यारे-प्यारे बच्चे हैं, आप हमसे पढ़ रहे हैं,
आप मुझे जो भी आपसे रिलेशन अपना है, जो भी आप संबंध मेरे से रखते हैं, भाई का, भैया का, जो भी, तो चलेगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं उससे। तो आप छोटे होने के नाते मैं से आपसे से प्रश्न कर रहा हूँ, बिल्कुल इसका सही आंसर कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, यानी निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। चलो, चीनी को पानी में घोल देना, ऑप्शन बी बर्फ को पिघलना, ऑप्शन सी क्रिस्टलीकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन, ऑप्शन दो दूध का खट्टा होना। आप जल्दी से कमेंट में करेंगे, इसका मैं आंसर नहीं करने वाला हूँ, इसका आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसका नंबर देता हूँ, ये 1 नंबर रहा। तो 1 नंबर का आंसर जो भी होगा आप कमेंट में कर देंगे, ऑफलाइन वाले से तो मैं पूछ ही लूँगा। चलो दूसरे क्वेश्चन का, चलो 2 नंबर दे दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन है। एंथ्रेसिक्स का सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन, एलपीजी का दहन, कागज को टुकड़े में काटना, या डिब्बियों को कुचल देना। कैन कैन होता है ना, कैन, जैसे कोई पेप्सी पिया, ठंडा पिया, उसको फेंक, उसको मतलब पैर से दबा के कुचल दिया। तो इनमें से बताइए कौन सा केमिकल चेंज है। चलो अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर रासायनिक जो अभिक्रिया होता है उसके लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के जो लक्षण होते हैं इसको मैं देखें। चलो हम मतलब रासायनिक लक्षण अभिलक्षण क्या होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कैरेक्टर जो होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये अभिलक्षण क्या है। तो देखिए भाई, देखकर हम बता सकें, कोई भी चीज़ आप आँख से देख रहे हैं, देखकर आप कुछ भी गेस कर रहे हैं, यानी इसको इंडिकेटर समझ लिए। आप उसको सूचना बता देंगे कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो उसको समझिए कि क्या है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया का एक लक्षण है, अभिलक्षण है। तो इसमें आप क्या-क्या करेंगे, तो पहले आप चेंज इन कलर, क्या बताएँगे आप, चेंज इन कलर। देखिए अगर कोई चीज़ में चेंज में कलर हो रहा है भाई, मैं आपको बहुत ज़बरदस्त इस बार व्यवस्था कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ें, बहुत अच्छे-अच्छे जीआईएफ देखें, वीडियो उसका एनिमेशन देखें, कि उनको दिमाग में एक चित्र बन जाए, उनको रटने की जरूरत ना पड़े। तो मैं मेरे देखो देखो प्यारे प्यारे भाई, आपको कोई भी विषय, एक खुशी की बात होगी, आपको कोई विषय मैं रटने नहीं दूंगा। देखो आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा जो मैं आपको थॉट बताऊंगा ना, उसको एक बार उसको मंत्र समझ के, गुरु मंत्र समझ के उसको अपने अपने जीवन में बांध लेना। जैसे मैं आपको क्या आज बताया हूँ, हिंदी का एक चैप्टर मतलब 2-2 पेज डेली पढ़ो हिंदी में, वर्णिका और गोदली दोनों में। समय मिले तो कभी कभी एक एक कहानी, जैसे गोधली में कहानी, थोड़ा सा कविता और एक वर्णिका, तीनों को थोड़ा थोड़ा पढ़ो, हो गया। इंग्लिश में थोड़ा सा रीड करो, सिर्फ आप रीडिंग करो। मानता हूँ कि हमें इंग्लिश नहीं आता है, नो टेंशन है, उसके लिए हम बैठे हैं। दूसरा चीज़, तीसरा संस्कृत में पता है क्या कर लेना, संस्कृत में जो भी उसका अर्थ जो लास्ट में दिया रहता है ना, वही याद करो। जो जैसे मंगलम चैप्टर में जाओगे तो उसका जो भावार्थ नहीं, उसका जो शब्दार्थ नहीं दिया रहता है, उसको याद करो। तीसरा काम, एसएसटी को आप हीरो बन जाओ, एसएसटी इतना पढ़ो, इतिहास को इतना पढ़ो कि वो आपको दिमाग में दौड़े। मैं आपको बताता हूँ कि इतिहास कोई आपको टीचर नहीं पढ़ा सकता है, आप खुद से इतिहास पढ़ सकते हैं, खुद से एक इतिहास बना सकते हैं। हम बताएं, एसएसटी में हम लोग हीरो थे, हमने कोई कोचिंग नहीं करता, हम इतना बार किताब पढ़ते थे ना, उसके रिविजन करते थे कि हम लोग को पूरा बुक याद होता था। तो मैं चाहता हूँ कि आपको भी याद हो जाएगा। आपको छोटा सा एफर्ट क्या लगाना है, 1 मिनट थोड़ा सा मेरा गला बैठ रहा है, तो मैं थोड़ा मैं पानी पी लूँ। आपकी इजाज़त से मैं थोड़ा पानी पीना चाहता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि पूरा आप लोग याद देंगे, सर पानी पी लीजिए। चलो, तो थोड़ा सा होल्ड करेंगे। ये रहा तुम्हारा माइक, जितना बोलना है बतिया लो। चलो आगे, पानी पी ली। अभी थोड़ा पानी पीते हैं, पानी पीना जरूरी है क्योंकि गर्मी का सीजन आ रहा है, पानी आपको पीना चाहिए। जब भी आपको प्यास का थोड़ा सा एहसास होता है तो जल को आप माँ समझ के, मतलब तो ईश्वर है ही, जल तो क्या है, ईश्वर है, उनको आप ग्रहण जरूर कीजिएगा। जब भी जल पिए थोड़ा उनको, आपको दिल में श्रद्धा प्रेम होना चाहिए उनको, हो सकता उनको आप प्रणाम कर लें, क्योंकि क्या है, ज़रूरी है। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि भैया जी ये लेड, चलो तो हम कैसे कैसे कुछ इंडिकेट कर पाएंगे, कैसे हम इंडिकेट सूचक बन जाएंगे और देख के बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। हम देखकर कैसे बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, अभिलक्षण, कैरेक्टर, कैसे हम देख के बता देंगे कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलो, पहला स्टेप है कि कलर इन चेंज, चेंज इन कलर, सॉरी, चेंज इन कलर यानी रंग में परिवर्तन। ओहो क्या बात है सर, कैसे पता चलता है रंग कैसे परिवर्तन होगा, आपके पास तो लैब नहीं है, तो नो टेंशन। ये जो तुम लोग का जनरेशन चल रहा है ना, तुम बहुत किस्मत वाले हो यार। जो भी मैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाई हो, बहन हो, आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि आपके ज़माने में ऐसा ऐसा दिन है। काश एक हम लोग का दिन था, कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ इतनी चीज़ें नहीं थी, कुछ
कि तुम कितने अच्छे जीवन में जी रहे हो, खाली इसका तुम थोड़ा सा बेहतरीन यूज कर लोगे ना, तो तुम्हारा जो जनरेशन चल रहा है, तुम कुछ भी बन सकते हो, आईएएस अफसर, कलेक्टर, डॉक्टर, मास्टर, टीचर, कुछ भी, एनीथिंग एवरीथिंग, तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। जो तुम्हारे जनरेशन ही कुछ ऐसा है। लेकिन थोड़ा आपको पता है कि जहाँ इतनी कुछ कुछ आपके लिए सुविधाएं हैं, तो ये थोड़ा कभी कभी जो अच्छी चीज़ होती हैं तो कभी कभी बुरा असर भी डालती हैं। तो यही थोड़ा सा दिक्कत की बात है कि इसको हम, अब पता नहीं अब इसको आप यूज कैसे करोगे प्रॉपर। जो इंटरनेट है, डेटा है, मोबाइल्स हैं, टीवीज़ हैं, टैब है, इसको आप कैसे यूज़ करने वाले हो? किस रेफ़रेंस में इसको आप यूज़ कर रहे हो? ये मायने रखता है ना। चलो, तो आपने क्या देखा, रंग में परिवर्तन। आप रंग में परिवर्तन देखिएगा ना तो बता दीजिएगा हाँ भाई, तो रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे देखा ना कि कोई चीज़ में रंग में परिवर्तन आया तो बोल देना, तो चुप आँख बंद कर बोल देना भाई एकदम बिल्कुल ये केमिकल रिएक्शन है। क्या कहते हैं ना, ये केमिकल रिएक्शन है। दिखा दूँ आपको? चलो एक मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एनिमेशन। बहुत पसंद आएगा आपको ये एनिमेशन, प्यारा-प्यारा एनिमेशन है, खूबसूरत है। ये पता नहीं ज़ूम नहीं हो रहा है। चलो, तो थोड़ा स्क्रीन पे ध्यान देना। ये जो आपको ट्यूब दिख रहा है, ट्यूब प्रणाली का, इसमें देखिए क्या है, एक तो है लेड नाइट्रेट, क्या है ये? एक तो आपको क्या है, लेड नाइट्रेट, और दूसरा क्या है इसमें, पोटेशियम आयोडाइड। तो देखिए ना, दोनों मैं आपको थोड़ा और जानकारी दे दूँ, मैं आपको थोड़ा और जानकारी दे दूँ यहाँ पर। देखो भाई, लेड नाइट्रेट होता है, याद रखना, तुमसे कभी कोई पूछ ले भाई, मैं अब देखना जितना मैं कलर्स बताने, एक मैंने क्या बताया, आयरन कलर कैसा था, जल्दी कमेंट करो। आयरन का कमेंट क्या है, जल्दी कमेंट कर देना। आयरन कमेंट क्या थी, कलर क्या था, सिल्वर ग्रे, क्या था, सिल्वर ग्रे। अब आप यहाँ याद करोगे तुम भाई, चलो ये तुम देखते रहो, मजा आएगा तुमको। कलर याद नहीं करने पड़ेंगे, जल्दी याद हो जाएगा। देखो, लेड नाइट्रेट कलर कैसा है, कलरलेस। लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन यहाँ पर क्या लिया गया है, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया गया, विलियन लिया गया। देखिए यहाँ सॉल्यूशन है क्या, कलरलेस। ये पीला पर देखिए, अभी देखिए क्या है, कलरलेस है ना अभी अभी। हाँ, अब ना कलर बदला तो कलरलेस होता है। और देखो, पोटेशियम क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड भी क्या होता है, कलरलेस, यानी रंगहीन। कोई पानी पानी का रंग दिख रहा है आपको, रंगीन होता है ना पानी, ये देखिए रंगीन है। जो उसमें डाल रहे हैं वो भी रंगीन है। दोनों कलरलेस हैं, लेकिन देखिए आप क्या गेस कर रहे हैं। आपने देखा दोनों को मिलाने पर क्या हो रहा है, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट मिलकर क्या बना रहे हैं, रंगहीन। ये तो पोटेशियम नाइट्रेट रंगहीन बन गया, और क्या बना, लेड आयोडाइड बन गया। और लेड आयोडाइड का रंग कैसा है, मैं देखो पीला ही लिख के दिखा देगा अक्षर से, पीला दिखाऊँ, पीला और अघुलनशील ठोस बन गया। देखिए ना, ये जो पीला वाला ना, ये कभी नहीं घुलेगा। अब इसमें डाला गया, देखिए आ रहा है। थोड़ा ये स्लो चलता में तो और अच्छा दिखाता है, लेकिन अब बिल्कुल एनिमेशन देख रहे थे, बूंद जा रहा है ना, बूंद जैसे गिना, कलर फुल हो गया, पीला कलर का बन गया। और क्या है, ये पीला वाला जो है ना, अब ये ठोस है, ठोस इनसॉल्युबल है, अब घुलेगा नहीं। तो आपको दिख रहा है वो, आपको इस पे नहीं जाना है, इस पे नहीं जाना, आपको सिर्फ इस पे डायग्राम पे ध्यान देना था। मेरा ये दिखा रहा था आपको, ये वाला सिर्फ आपको इस डायग्राम पे अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन करना है। तो कैसा लगा ये मेरा मेहनत, आप इसको ज़रूर रेटिंग करेंगे। और आपको मुझे उम्मीद लगता है आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलने वाले हैं। कभी आपसे पूछा जाए कि लेड आयोडाइड का रंग कैसा है, तो पीला बताएंगे, पीला। लेकिन उसके पहले देखिए, लेड नाइट्रेट पानी जैसा है, दोनों पानी जैसा है ना, हाँ ओके। ये क्या है, दोनों देखिए, दोनों ही पानी जैसा है। हाँ, अब क्या हो, रिएक्शन हुआ ना, ये केमिकल रिएक्शन है। तो हमने कैसे बताया, हमने कलर चेंज के आधार बता दिया कि केमिकल रिएक्शन है। अब चलो दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अवक्षेप का बनना। तो देखिए इसमें अवक्षेप बन रही है, ये अवक्षेप ही तो है। ये क्या है, अवक्षेप है ये। अब ये पीला वाला हो गया ना, पीला पीला ही रह जाएगा वो कभी उसका मतलब उसमें घुलेगा नहीं, तो वो अवक्षेप है। तो उसको मतलब प्रेसिपिट भी बोलते हैं, प्रेसिपिट अवक्षेप, जिसको मतलब शॉर्ट में कहीं पीपीटी लिखेंगे, कभी कभी जरूरत पड़ेगा तो अवक्षेप बन गया, उसी में हो गया। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस में निकलती है कभी कभी। मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, जैसे बेकिंग सोडा और सिरका, इनको आप जब भी रिएक्शन कराएंगे ना, तो क्या होगा, एक तो बनेगा सॉल्ट। यहाँ पर क्या बनेगा, सॉल्ट, SaLT सॉल्ट। फिर बनेगा CO2, CO2 का गैस होता है, सॉल्ट क्या है, एक्वस स्टेट में पाया जाएगा, और जल तो आपको पता है लिक्विड होता है। तो ये भी लक्षण, इसको भी देख के आप क्या बता देंगे कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है। ये सारे आप देख कर बता देंगे आप, अभिलक्षण सारे ये अभिलक्षण देख के बता देंगे आप। अब चेंज इन टेम्परेचर, इसको तो महसूस किए होंगे आप। चूना ले लीजिए, उसमें जल डाल दीजिए, देखेंगे ना कि पानी क्या होता है, चूना खोलेगा आपका, पानी जो भी जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन पर नीचे
छू के देखिएगा उसका नीचे वाला लेयर आपको गर्म महसूस होगा, हीट। तो उसमें वहाँ टेम्परेचर आ रहा है। पहले तो पानी आपका ठंडा था, चूना डालने पर क्या हो गया, पानी वो गर्म हो गया। तो क्या ये टेम्परेचर क्या बता रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो आपने कितने लक्षण देखा, रंग में परिवर्तन, फॉर्मेशन ऑफ अवक्षेप का बनना, गैस का निकलना, चेंज इन स्टेट, ये मैं भूल गया, सॉरी चेंज इन स्टेट, इन अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, आपने देखा था ना भाई, जैसे बहुत आपने देखा होगा, उसका स्टेट बदल जाता है, उसकी फिजिकल स्टेट बदल जाती है। ठीक है, पहले मान लीजिए पानी है, बाद में गैस बन गया, तो ये फिजिकल चेंज है, स्टेट में उसके परिवर्तन होता है। और तापमान तो मैं इसको लिख के दिखा दिया हूँ। तो देखो इतना अच्छा आपको नोट्स बना के दिया गया है। अगर मैं चाहूँ तो अब जो मैं आपको टॉपिक थोड़ा दिखा रहा हूँ, इसको आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना है। क्या करना है, पढ़ना है, क्योंकि पुराना नोट्स है, इसको रिवाइज, अभी ये जो बन रहा है लेटेस्ट नोट्स है। ये देखो मेरे कब का नोट्स है, ये पिछले साल का नोट्स है, दिख रहा है ना। तो इसमें से आपको कुछ मैं दिखा रहा हूँ, इसको सिर्फ आपको पढ़ लेना है, नॉलेज के लिए पढ़ना है, आपको लिखना नहीं है। तो देखिए मैं यहाँ पर कुछ लिखा हूँ, पिछले साल का है, ऐसा नहीं, गलत नहीं है, ये सब सही है, लेकिन आपको लिखना नहीं है। इस साल जो आपको बना के देंगे वही लिखना। तो देखो इसको पढ़ लीजिए एक बार थोड़ा थोड़ा। पढ़ लिया आपने, चलो। रंग में परिवर्तन, अभी तो ये तो मैं रंग में परिवर्तन तो पूरा लाइव ही दिखा दिया हूँ, कैसे कलर बदल रहा था। लेड आयोडाइड और लेड नाइट्रेट, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे थे, पीला अवक्षेप बना रहे थे। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग, जब टेम्परेचर वाला बात करेंगे तो यहाँ दो घटना घटेगी, एक होगा उष्माक्षेपी, एक होगा उष्माशोषी। तो देखो उष्माक्षेपी अभी करिए क्या है, उष्माशोषी क्या है, इसको हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ने वाले इस चैप्टर में। तो इसके लिए आप टेंशन मत ना लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। कब देखिए, जब क्या होगा, अगर हीट और उसमें कहता कि अभिकारक जो होंगे क्या उत्पन्न करेंगे, उत्पाद जो अभिकारक होगा, रिएक्टेंट जो होगा उत्पाद और हीट बनाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे उष्माक्षेपी। इसमें उष्मा निकलता है, उष्माक्षेपी, उष्मा बाहर निकलता है, और इसको बोलते हैं उष्माशोषी। इसको क्या बोलते हैं, उष्माशोषी। इसमें उष्मा लेता है, जैसे कोई रिएक्टेंट है उसको हीट देना पड़ता है तब उत्पाद बनता है, यानी कोई रिएक्टेंट को गर्म करने पर कुछ बनता है, तो ये क्या हो गया, उष्माशोषी। और कोई चीज़ अपने आप बन के उसमें से हीट निकाल दिया तो उसको बोलेंगे उष्माक्षेपी। तो अपने दो थे का एक्जोथर्मिक रिएक्शन, और एक का क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। आपने दोनों को देखा, इसको नोट्स भी बनाया होगा। हाँ, ये जो दिख रहा है आपको सादा पेज में, इसको पूरा नोट्स आपको साथ साथ में बनाते चलना है। तो चलो देखते हैं, 1 घंटा का लेक्चर बनाते, ज़्यादा मैं लंबा नहीं करूँगा इसको, क्योंकि आपको थोड़े थोड़े पार्ट में पढ़ाएंगे तो आपको अच्छा रहेगा। तो इतना ही रहना दे, क्या बेसिक जानकारी थी, आपको बहुत है इतना। चलो अब क्या करना, जितना मैं पढ़ाएँ उसको नोट्स बना लेंगे आप, और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, कुछ बातें करेंगे। तब तक मैं आपको 2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, इसका आप इसका आंसर आप करके रखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या, ये तीसरा ना हो गया आपके लिए, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा। ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में रहेगा, इसको आपको करने हैं। लिख लिए, क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से एक को चूज करना है आपको, और ये इसको आपको ज़रूरत पड़ेगा तो गूगल कर लीजिएगा। इसको आपको ज़रूरत पड़े तो आप गूगल पर, इंटरनेट पर कहीं भी सर्च मारिएगा, जब लेड नाइट्रेट का विलयन पोटेशियम आयोडाइड के विलयन के साथ रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो निम्नलिखित में कौन सी घटना देखी जा सकती है, यस और नो में उत्तर दीजिए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछा रहे, क्या अवक्षेप बनेगा, प्रेसिपिट बनेंगे, पीपीटी बनेगा, यस या नो कहिएगा। गैस का उत्सर्जन होगा, यस या नो कहना है। अवस्था में परिवर्तन होगा, यस या नो करना है। रंग में परिवर्तन, ये रंग में थोड़ा अच्छा से लिख दूँ, कलर इन चेंज होगा या टेम्परेचर में परिवर्तन होगा, इसको आप कैंसिल करना है, एच डब्ल्यू लिख दिया हूँ, ये होमवर्क है, इसको आप जल्दी कर देना। ये तो अभी कभी कर दोगे तो चलेगा, 5 नंबर आसान प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, इसका भी करना है 5 नंबर का आंसर। और जो ऑफलाइन जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे तो आप चैप्टर उस क्वेश्चन का नंबर और वहाँ पर अपना आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। और बहुत बहुत ज़रूरी, क्लास 9th रिवाइज कर लेना है। कौन सा टॉपिक, ये वाला। एलिमेंट्स का नाम आपको इतना याद होना चाहिए, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। H से हाइड्रोजन, He से हीलियम, Li से लिथियम, और ये नंबर भी इनका है, 1 2 3 ऐसे नंबर भी है। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो देखिए, 1 पर हाइड्रोजन, 2 पर हीलियम, 3 एटॉमिक नंबर नहीं बता रहा हूँ, एटॉमिक नंबर 1 पर हीलियम हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 2 हीलियम, एटॉमिक नंबर 3 लिथियम, एटॉमिक नंबर 4 यानी परमाणु संख्या 4 बेरिलियम, परमाणु संख्या 5 बोरॉन, कार्बन परमाणु संख्या 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, परमाणु संख्या 9 फ्लोरीन, 10 नियॉन,
11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्युमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम, पोटेशियम को पी लिखते हैं, और 20 कैल्शियम, 21 एक्सिडियम, 22 टाइटेनियम, 23 वेनेडियम, 24 क्रोमियम, 25 मैग्नीज, 26 मैग्नीज, यहाँ मैग्नीज होना चाहिए, एमएन होना चाहिए, सॉरी इसको मैं थोड़ा करेक्शन कर दूँ, एमएन मैग्नीज, 26 फेरस यानी आयरन, 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 निकल, 29 कॉपर, जेडन 30, जस्ता 30, 31 गैलियम। इसके आगे जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ जस्ता तक इतना से भी काम चल जाएगा। इसके आगे क्या याद रखना है, देखिए थोड़ा याद रखिए, मरकड़ी याद रखिए, Hg, सिल्वर Ag, सोना Au, सिल्वर Ag, सोना Au, और इतना ही, आयोडीन I, और क्या हो जाएगा। इसके आगे क्या क्या याद रखना है, इसके आगे और भी आपको कुछ याद रखने में बता देता हूँ, क्योंकि देखो मैं फिर से आपको देखिए, और ये हाँ, और मैं इसको बताता हूँ, चलो ये देखो, इसको तो मैं वहाँ शुरू करूँगा, पढ़ाऊँगा अगले लेक्चर में, लेकिन देखो मैं क्या, ये सब आपको देख के 9th वाले को बहुत खुशी हो रही होगी, ओ सर इसको तो 9th में बहुत मजा आया था, बहुत गर्दा हो रहा था इस टॉपिक को लेके। तो वैलेंसी कैसे निकालाता है उसका, इसका भी देखिए 10th में इसको पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन ये आपको बेसिक क्लियर होगा तब आप डिक्शन करा पाएंगे, समीकरण समझ पाएंगे, ठीक है। तो समीकरण सूत्र कैसे बनता है, इसको आप घर पे आप एक बार अपना क्लास 9th वाला नोट्स उठा के रिवाइज कर लेंगे, बस इतना ही आपको मैं कहूँगा। क्लास 9th देखो मैं लिख दिया हूँ, अधिक के लिए आप क्लास 9th को रिवाइज कीजिएगा। हाँ, और इसके आगे मैंने बताया जस्ता के आगे आप कौन कौन से एलिमेंट्स का सिंबल आपको आना चाहिए, बहुत हम यूज करेंगे सामान्यतः। तो इतने आपको एलिमेंट्स जब याद नहीं होंगे तो फिर कैसे हम पढ़ा पाएंगे आपको। और देखना जैसे आप ये एलिमेंट याद कर लो, फिर देखना तुम्हारे में क्या फीलिंग आएगी, तुम कैसे केमिस्ट्री में गर्दा उड़ाओगे। और बच्चे जहाँ लोग डरते हैं ना साइंस में, तुम फाड़ के आओगे, साइंस को पूरा फोड़ फाड़ दोगे। मैं साइंस में फुल ऑन फुल करता हूँ, तुम्हारे 80 में 80 करा देंगे हम, मैथ में 95+, ये लिख के ले लो। और बाकी तुम समझ सकते हो, जब ये 2 बच्चा निकाल सकता है, साइंस और मैथ को उड़ा सकता है, तो बाकी विषय में दम होता है क्या। हिंदी संस्कृत सब आप जुबान पे दौड़ेगा, सभी तुम्हारे जुबान पे दौड़ेगा। मेरे बच्चे ने अच्छा किया, पिछले बच्चे वाले ने, जो आपके सीनियर हैं, एक इन्होंने सही किया है, सिर्फ कहाँ थोड़ा सा मार खाए हैं SST में जाकर। मैं बता रहा हूँ कि SST क्या है, ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, तुम जितना पढ़ोगे उतना याद रहेगा, हम पढ़ा देंगे आपको, याद रहेगा, 1 हफ्ता तक याद रहेगा। आप दूसरे हफ्ता में उसको भूलना शुरू करेंगे कि आप उसको रिविजन करना बंद कर देते हो, ये समस्या है। जो आपका 23 वाला बैच विद्यार्थी लोग दिया है, उसमें भी अच्छा लोग किया है, ऐसा नहीं कि मैं सब ने खराब किया है, कुछ बच्चों ने खराब किया, बाकी बच्चे ने अच्छा स्कोर किया है SST में, जिन्होंने उन्होंने 50 में 40 क्वेश्चन में 36, 37, 38 ऐसे ऐसे स्कोर किए हैं, 34। तो ये क्या है, ऐसा नहीं है कि सब बच्चों ने खराब किया है। तो अब क्या है, आपको 30 के कौन कौन से एलिमेंट आना चाहिए आपको, जैसे मैं लिख दूँ, ये क्या है, आई से आयोडीन, Hg लिख दूँ, आप मरकरी समझ लीजिएगा, और Ag सिल्वर चांदी होता है, Au गोल्ड सोना होता है, और 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 कुछ इतना खास का सबको जरूरत नहीं है। टिन, हाँ टिन का याद रखिए, SN टिन, और क्या है, और कुछ नहीं। तो ये देखना, यानी मुझे लगता है ना कि 40-50 आपको एलिमेंट्स याद कर लेने से आपका काम हो जाता है। मेरे तो स्क्रीन पे थोड़ा एक मैं बना कर रखा हूँ लिस्ट, इसको अगले नोट्स में आपको दिखा दूंगा कि आपको कितने आने चाहिए। तो ये पहला लेक्चर था, मैं नहीं चाहता हूँ ज़्यादा ये लेक्चर लंबा हो जाए और आपको ज़्यादा बहुत कुछ देखो। मैं ये लेक्चर दिख रहा है आपको, 1 घंटे का लेक्चर आसपास दिख रहा होगा, लेकिन देखना इसमें ज़्यादा मैं आपको बातें समझाया हूँ, बहुत आराम से पढ़ाया हूँ, ज़्यादा कुछ फास्ट नहीं किया हूँ, और फास्ट करेंगे भी नहीं। अभी हमको बेचैनी बनी है, क्योंकि हमने सही समय पर अपना कोर्स शुरू किया है, और तुम सही समय पर जग गए हो तो आपको भाई अच्छा तो होना ही होना है। सिर्फ आप क्या करो, अपने मित्रों से जल्द से इनवाइट कर दो ऑफलाइन कोचिंग में, जो भी मैं ऑफलाइन वाले के बोल रहा हूँ, जो भी मेरा ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हो, तुम अपने मित्रों से एक बार मेरे लिए, अपने इंस्टीट्यूट को थोड़ा बड़ा करने के लिए, अपने फैमिली बढ़ाने के लिए, एक बार उन्हें 10 दिन के लिए फ्री क्लासेस है। मैं बता रहा हूँ जिन्हें, जितने मेरे आसपास के छात्र हैं, देखना इस कोचिंग का रूल क्या है। पहले तो फीस आप देख लो कि +255 में आपको पर मंथ पढ़ाया जाता है, ऑल सब्जेक्ट, पूरे सब्जेक्ट, वो भी अच्छे फैकल्टीज़ के साथ में। मैं आपको दिखा दूँ आपके कोचिंग में कितनी व्यवस्था है। आपको कोचिंग में ऑफ वाईफाई है, 2 स्मार्ट टीवी हैं, तो सारे फैकल्टी, मतलब इंडिया के बेस्ट टीचर से तुम पढ़ पाते हो, ठीक है। ये यूट्यूब छाप वाले से मैं नहीं बोल रहा हूँ, इंडिया के जो अच्छे से एजुकेटेड हैं उनसे आप पेड कोर्स में आप पढ़ लेते हो, ठीक है। फीस इतना ही है, बढ़ेगा नहीं।
तो थोड़ा-सा आपको क्या करना है, हमारे साथ थोड़ा-सा सहयोग करना है और सहयोग नहीं करना है, किसी का फ्यूचर बनना है। देखना है जो बच्चा मेरे पास यहाँ पढ़ेगा, थोड़ा-सा जुनून से पढ़ लेगा, उसके सारे यहाँ पर कॉम्पिटिशन की भी तैयारी करा दिए जाएँगे। मैं नहीं कराऊँगा, आप आपके लिए टीचर हैं। आपको केवल क्या करना है, उन पे विश्वास करके पढ़ना है आपको बस। टीचर तो ऐसे-ऐसे हैं कि आपको पूरा कहाँ से कहाँ तक आपको पहुँचा देंगे। जहाँ तक आपकी मंज़िल होगी, वहाँ तक आपको छोड़ के आएँगे। सिर्फ़ चलना आपको है, वो पूरे मंज़िल तक आपका साथ निभाएँगे। ऐसे-ऐसे अपने पास फैकल्टीज़ हैं, इंडियाज़ बेस्ट टीचर हैं। तो अब इसलिए उन अपने मित्रों के साथ उनका जीवन सही करने के लिए मतलब फालतू जगह देखिए अभी आपको पता ही है कि यहाँ पर कैसा-कैसा माहौल है अपने कोचिंग्स का। बिल्कुल बच्चों के साथ मतलब सिर्फ़ बिज़नेस बना दिया गया है, बच्चों के जीवन के साथ खेला जा रहा है। तो सिर्फ़ 10 दिन के बताना तुम बोलना कि चल भई, तू खाली फ्री में मेरी क्लास देख ले, पैसा नहीं लगने वाला है। क्योंकि पैसे के डर से कुछ बच्चे भाग जाते हैं। बोला कि 10 दिन के तू फ्री क्लास कर ले सर के पास। अपने कोचिंग में लाना भोकरा गुरुकुल आश्रम में 10 दिन के फ्री क्लासेस करेंगे। दूसरा कंडीशन बता देना है और कोई फीस के लिए तुमसे बहुत पड़ता है तो इतना। 250 हम लोग को पता है, ये कभी बढ़ेगा नहीं। आप लोग का सवाल था इस बार बच्चों का सर क्या हम लोग क्लास 10th में जा रहे हैं, हम लोग का फीस बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ेगा। शायद मेरे ख्याल से ये कभी बढ़ेगा नहीं, इतना ही चलते रह जाएगा। और आप लोग का सहयोग से यूट्यूब आपको सक्सेसफुल हो गया, यूट्यूब से भी कुछ इनकम होने लग जाएँगे, तो मैं और इसमें कुछ आपके लिए छूट कर दूँगा, और छूट। अभी देखिए अब जो भी आपसे पैसा लिया जा रहा है तो किसके लिए लिया जा रहा है? मैं उतना ही पैसा कमाता हूँ अभी कि मेरा परिवार ठीक से चलना चाहिए बस। ज़्यादा हम पैसा अभी तो मैं उतना ही मैं परेशान हूँ, आपको पता होना चाहिए। अभी उतना इनकम नहीं हो जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेता हूँ। तो जो भी ऐसे आपसे गुरु दक्षिणा ले जा रहा है, तो सब खाने-पीने के लिए ले रहा हूँ कि अपना परिवार है, बाल-बच्चे हैं, उनका जो भी जीवन की आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए। ज़्यादा तो हमको लेके यहाँ से हम लोग जब मर जाएँगे तो लेके थोड़ी ना जाएँगे। सिर्फ़ हम लोग कुछ करके जाएँगे वही सब यहाँ रह जाएगा। बाकी तो पैसा-वैसा सब कुछ कोई लेके नहीं जाने वाला। तो ये तो लालच अपने में है नहीं। हम कितने ईमानदार हैं वो तो आपको पता होगा। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि थोड़ा ज़रूर बच्चे को बताइए 10 दिन आएँ फ्री में देख लें। और एक बात और, सबसे महत्वपूर्ण बात और आखिरी बात है कि जो भी मेरे गरीब छात्र हैं अगर आपको पता है गरीब किसे कहते हैं? जिसके मान लो कि पिता नहीं है, कोई कारण मतलब ईश्वर की कोई दुर्घटनावश उनके पिता नहीं है, माँ लाचार है मतलब और कोई उनका सहारा नहीं है घर में। वो बच्चे न ऐसे स्थिति में को पढ़ना नहीं चाहिए उनको मतलब ट्यूशन फीस नहीं है, तो आना आपके लिए फ्री बैच। फ्री समझते हो? फ्री मतलब कुछ नहीं, ये। तो जितने मेरे पुअर स्टूडेंट्स हैं या जिनके पास आर्थिक स्थिति सही नहीं है, आप उनके लिए तुम बता तुम खुद बोल देना फ्री में है। तुम ही कह देना कि चल तुम फ्री में पढ़ेगा, तेरा पैसा मैं दे दूँगा। वैसे तुमको आप लोगों को पता है कि हम लेते नहीं हैं, तो आप गरीब छात्रों को ज़रूर बताइए, इनवाइट कीजिए कि आएँ पढ़ लें फ्री में, कोई चार्जेस नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही छोटी-मोटी बातें, कुछ आपके जीवन से रिलेशन थे, कुछ आपको रसायन से यानी जो आपके सब्जेक्ट से रिलेशन था और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारा इसमें कंटेंट ऐसा मिला होगा, जिसका उम्मीद आपके 2 मित्र तो नहीं कर पाएँगे। ऑफ़लाइन वाला तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तुमको यहाँ पे ऑनलाइन वाला फ़ीलिंग है। ये वीडियोज़ मेरे ऑफ़लाइन में भी चलता है, बच्चे पढ़ते भी हैं, ठीक है? तो धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। पसंद आया तो एक लाइक कर देना ज़रूर और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए कि बहुत सारे इसमें सब्सक्राइबर जुड़ें। धन्यवाद। लव यू सो मच। गुड नाइट।